जय हिंद दोस्तों, मैं नाम आदित्य और मैं आपके अपने YouTube चैनल एमपी रिसर्च सेंटर में सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है फंक्शन। ये बूस्ट रिवीजन है, मतलब ये क्रैश कोर्स है, आपके लिए रिवीजन के पर्पज से ये बना रहा हूं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप लोग एक बार देख लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को हेल्प करेगा एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। सबसे पहले हम क्वेश्चन इस तरीके से देखेंगे कि सर जी ये एक क्या होता है, एक कैकी क्या होता है, सर जी आच्छादक क्या होता है, आच्छादक क्या होता है, सर अंताक्षेपी क्या होता है, बहुएकी क्या है, कैसे सिद्ध किया जाता है, क्या सर सबके अलग अलग मेथड होते हैं? मेरा कहना है नहीं, सबका केवल एक मेथड होता है। जो मेथड मैं बताऊंगा बस वही आप लोग केवल फॉलो करेंगे और आपका हर एक क्वेश्चन, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, आप लोग तुरंत ऐसी की तैसी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले और देखेंगे सर जी फंक्शन क्या होता है, तो बेसिक बता दे रहा हूँ। देखिए फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे आपको डिनोट किया रहता है सर जी, इसका मतलब समझ में नहीं आता, तो इसका कहने का मतलब ये होता है फलन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तो सिंपल सी चीज़ है कि मान लो कोई दो समुच्चय है ए और बी, ठीक है, मान लो ये ए है और ये क्या है, बी है, कोई दिक्कत ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा, नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ए का प्रत्येक अवयव, मान लो ए का प्रत्येक अवयव क्या हो सर जी, अवयव मतलब एलिमेंट, मतलब जितना कितना कुल है, जैसे एक लड्डू, दो लड्डू, तीन लड्डू है, तो हर एक लड्डू हर एक इंसान पा जाए, मतलब सबका प्रतिबिंब बने, ए का प्रत्येक अवयव बी का किसी अवयव से प्रतिबिंब बने, ठीक है, यही है, मतलब ले लिए, तो इसी को कहते हैं फलन, इसी को कहते हैं फंक्शन, ठीक है, देसी भाषा में। और समझ लो कभी कभी इसको कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ए फंक्शन बी, ए टू बी, और फंक्शन ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। कभी कभी इसको ऐसे दर्शाते हैं और कभी कभी इसको ऐसे दर्शाते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ जो हमारा फंक्शन है ए से बी में है, ए से बी में है, ठीक है गुरुजी। और कुछ समझाते हैं। देखिए जो इधर जितनी वैल्यू इधर रहती है उसको कहते हैं प्रांत, इसमें जितने भी वैल्यू हैं उसको कहते हैं प्रांत। गुरुजी यहाँ जितने भी वैल्यू होते हैं उसे कहते हैं सहपरांत। उसे क्या कहते हैं, अभी सब कुछ आएगा समझ में, ध्यान से देखो। इसे कहते हैं प्रांत और इसे कहते हैं सहपरांत। गुरुजी परिसर क्या होता है, तब परिसर और परास क्या होता है? तो परिसर और परास एक ही चीज़ है, परिसर और परास क्या है, एक ही चीज़ है। जैसे किसी का दो दो नाम रहता है भाई, तो घर अलग रहता है, स्कूल में अलग अलग रहता है। जैसे मान लो एक परिसर है और एक परास है, इसका दोनों एक ही चीज़ है, रेंज इसी को कहते हैं, ठीक है। एक डोमेन, कोडोमेन और रेंज, गुरुजी तीन चीज़ होता है। तो ए में जितने भी एलिमेंट रहते हैं उनको कहते हैं प्रांत, बी में जितना कुल एलिमेंट है उसको कहते हैं सहपरांत। सजी तभी परिसर का होता है, परिसर उसे कहते हैं जो केवल प्रतिबिंब बनाते हैं, उसी को केवल कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, परास, रेंज चाहे परिसर, ठीक है। जैसे मैंने कहा एक का एक से बना, तो क्या 1.2 नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो ये सबको लेकर ये सब पूरे ये क्या है, सहपरांत। लेकिन जो केवल मिल रहा, जो पूरी खा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, परिसर। आई होप की पूरा समझ गए होंगे, ठीक है। अब सर जी बात हम फंक्शन की कर रहे हैं, तो पहले देखते हैं फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो फंक्शन देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। वो फंक्शन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे गुरुजी, कौन कौन? देखो, एक फंक्शन होता है एक कैकी फंक्शन, एक होता है एक कैकी फंक्शन, दूसरा होता है आच्छादक, दूसरा होता है आच्छादक, और दूसरा होता है बहुएकी। क्या होता है? बहुएकी। और चौथा होता है गुरुजी अंताक्षेपी। बस इतने होता है, अंताक्षेपी। अगर ये आपको आ गया तो समझो आप पूरा 30 मार्क खाओगे, ठीक है। 4 होते हैं। सर जी एक कैकी क्या होता है? एक कैकी मतलब ये होता है कि एक का एक मान मिले, बस एक पूरी बात केवल एक जनी खाए, ठीक है। बहुएकी मतलब एक पूरी है और दुई लोग कैसे खाइए, आधा नहीं खाएंगे भैया, आधा वाला नहीं है। तो ये बहुएकी हो जाए, मतलब एक का 2 मान या 2 से ज़्यादा मान हो जाएगा, उसे कहेंगे बहुएकी। एक एकेकी क्या होता है, हमें असल मैथमेटिकल भाषा में कैसे लिखेंगे, तो इसका मतलब ये होता है f(x1) = f(x2), हम रखेंगे एक एकी के लिए, चेक करेंगे, ठीक है। सर जी आच्छादक के लिए क्या करेंगे, तो आपको केवल यही 2 ही निकालना है, ठीक है। अंताक्षेपी आपको निकालने की जरूरत नहीं है, इसी से हम पता लगा लेंगे कि अंताक्षेपी है कि क्या है, ठीक है। तो आच्छादक के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, f(a) = b। गुरुजी ना समझाओ, वो कैसे बता रहा हूँ, आप y बराबर उस फंक्शन को मान लेंगे, ठीक है, आपका आंसर आ जाए, वो खुद ही दे देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ नंबर चेक करते हैं कि सर जी नंबर के बारे में, क्योंकि कभी कभी अभी मैंने एक क्वेश्चन लिखा था कि कुछ इस तरीके से लिखा था कि जो मेरा फंक्शन है, मान लो a to b जो हमारा फंक्शन है, ये n to n है,
इसका मतलब क्या होता है गुरुजी, n to n, r to r होगा, कभी कभी z to z होगा, और कुछ भी हो सकता है, z to r हो सकता है, या r से z हो सकता है, n to r हो सकता है। तो गुरुजी कैसे, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। पहले हम इसके बारे में समझते हैं कि सर जी n क्या होता है। n से होता है नेचुरल नंबर, r से होता है रियल नंबर, z से होता है इंटीजर। कैसे गुरुजी, कैसे कैसे होता है हमको नहीं पता, बता दे रहा हूँ, एक सेकंड देखो इधर। जैसे बात आती है नंबर की, नंबर, तो नंबर कितने प्रकार के होते हैं, तो नंबर होते हैं बाबू दो प्रकार के। एक होता है गुरुजी वास्तविक संख्याएं, जिसे हम कहते हैं रियल नंबर, और एक होता है काल्पनिक नंबर, जिसे कहते हैं हम इमेजिनरी नंबर। इसको हम आई से डिनोट करते हैं, लेकिन कभी इसका जो मान होता है वो माइनस अंडर रूट में माइनस होता है, बस अंडर रूट में माइनस होता है, बस कुछ भी हो सकता है, 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन माइनस में अंडर रूट रहेगा, ठीक है। अब वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है गुरुजी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, और एक होता है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत नहीं होगा, पटक के मारेंगे गलती हो जाएगा, ठीक है। अब गुरुजी परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं, गुरुजी परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख दें, उसे कहते हैं परिमेय संख्या। लेकिन ये जो q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 रहता है। अभी कुल भी बता रहे हैं बाबू कैसे। वो अपरिमेय क्या होता है, जिसे p/q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके। गुरुजी कैसे, जैसे बाबू मैं आपसे कहा कि p/q के रूप में ना व्यक्त करें, वो कैसे, वो तो अलग का मैटर हो जाए, लेकिन बता दे रहे हैं, अब छेड़ दिए हैं जब, तो स्टार्टे खत्म कर दे। देखो रूट में 3, रूट में 5, पूर्ण वर्ग नहीं, केवल ऐसा जिसका वर्ग हमें ना पता हो, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। सजी तो हम कैसे मानेंगे, जैसे मान लो 1.2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 17, 18, मतलब ये रिपीटेड ऑफ कब्बो, तो इसको हम p/q के में कभी लिख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर मैं कह दूं कि 1.222222222 तब क्या करेंगे, तो 2 के ऊपर एक डंडा लगा दिया जाता है, ठीक है। अब इसको लिख दिया जाता है एक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/9, ऐसे 9 लिख सकते हैं, मतलब कि जो टर्मिनेट हो रहे हैं, मतलब बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसको हम p/q में लिख सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। या अगर कोई इकलौता लिखा है तो 5/1 तो कर ही सकते हैं, इसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है गुरुजी, समझ गए। वो अपरिमेय आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे मैं कहना 1.23, तो इसको भिन्न में नहीं बदल सकते हो, दशमलव के इधर कितना है, 2 अंक है, तो अब दशमलव हटा के 2 जीरो लगा दो, ये हमारा आंसर हो गया। तो p/q के रूप में लिख देना क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। लेकिन अगर यही चीज़ में 7, 8, 9, 10, 11 कब वो रिपीटेड ना हो, तो उसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ऐसा हम बोलते हैं अपरिमेय। और जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है उसे कहते हैं परिमेय। बात यहाँ तक क्लियर हुई, बहुत अच्छी भी, थोड़ा रिविजन फास्ट कर रहा हूँ। देखो अब सर जी परिमेय संख्या तो समझ गए, तो परिमेय संख्या 3 प्रकार के होते हैं, सब इसी में आम घास आ जाते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर। गुरुजी नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर उसे कहते हैं बाबू जैसे 1, 2, 3, 4, 5, जो वस्तु हम गिनना स्टार्ट करते हैं, वैसे थोड़ी ना गिनते हैं 0 वस्तु है, नहीं, 1 से स्टार्ट करते हैं। सर जी कितना तक, अब जितना गिन लो, 1 से लेकर पूरा इनफाइनाइट तक, ठीक है। होल नंबर क्या है, ये तो अभी आधा था, इसमें आप 0 मिला दोगे तो ये पूरा हो जाएगा, तुम्हारे आने से हम पूरे हो गए, ठीक है। तो आप जब 0 मिला दोगे तो ये बन जाएगा होल, उसे कहते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। हाई पूर्णांक कब हो जाएगा, अभी तो ये पूर्ण संख्या था, ये 0, 1, 2, 3, 4 जहाँ तक गिन लो। सर जी अपूर्णांक क्या था, अब यहाँ माइनस 0 और प्लस सब जोड़ दो तो उसे क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। सभी अंक को मिला देना क्या हो जाता है, पूर्णांक, ठीक है गुरुजी। सर जी रियल नंबर क्या होता है, इसमें अटा बटा माइनस प्लस सब आ जाता है। भैया आ नहीं रहा है, सब इसी के अंदर तो हैं। तो रियल नंबर उसे कहते हैं जिनमें माइनस प्लस अटा बटा 0 दशमलव फसमलव कुल आ जाते हैं, किसके अंदर आ जाते हैं, वास्तविक संख्या के अंदर। आई होप कि ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है गुरुजी, आप लोग नंबर सिस्टमों पढ़ लिए, कितनी अच्छी बात है। ठीक है गुरुजी, हम तो तेज हो गए। देखो अब हम समझ लिए कि सर जी इंटीजर को जड़ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटीजर क्या होता है, माइनस 0 और प्लस। दशमलव वाला नहीं लिया जाता है, जैसे -99, -98 से लेकर 1 तक और 0 तक, फिर इधर 1, 2, 3, 4 दशमलव इसमें नहीं लिया जाता। ठीक,
गुरुजी कभी कभी कह दे कि जेड प्लस, तो इसका मतलब क्या कहता है? इसका मतलब ये होता है कि हमें इंटीजर वैल्यू तो लेनी है लेकिन धनात्मक वाला लेना है। तो लो 1 2 3 4 5 6, बहुत अच्छी बात है। और गुरुजी अगर हम जेड के ऊपर माइनस लेंगे तो हमें माइनस वाला लेना है। ठीक है गुरुजी। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर में सब कुछ आ जाता है, 1 2 3 4 5 माइनस 1/2 माइनस 3 माइनस 0 सब आ जाता है। ठीक है गुरुजी, रियल नंबर भी समझ लिए। नेचुरल नंबर तो आप लोग बहुत वाकिफ होंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 8। गुड, बहुत अच्छी बात। आप लोग ये भी समझ गए कि सर प्रांत क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, ये हम तो समझ गए। ठीक है। एक एक ही फंक्शन क्या होता है? फंक्शन को कितने प्रकार में बांटते हैं? 4 प्रकार के। एक होता है एक एक ही, एक होता है बहु एक होता है छादक और एक होता है अंतःक्षेपी। चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं और उठा के पटक देते हैं। देखिए, लेकिन उससे पहले हम फंक्शन का कुछ क्रियाकलाप देखते हैं कि जैसे मान लो एफ, दो फंक्शन है एफ और जी, अगर इनमें हम एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जाके अंदर वहाँ छिप जाता है, घुस जाता है। तो कैसे लिखेंगे? एफ एक्स प्लस जी एक्स। अगर मान लो f इंटू जी है, दो फंक्शन, अगर x का मल्टीप्लाई करें तो दोनों के अंदर चला जाता है तो ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स। बहुत अच्छी बात। अगर मान लो दो फंक्शन है f इंटू जी और बाहर है इंटू एक्स या 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो जब इसके अंदर गुणा किया जाता है तो हो जाएगा एफ एक्स इंटू बटे जी एक्स। बहुत अच्छी बात है। अब जैसे प्लस होगा वैसे माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब क्या हर एक चीज़ बताए तुमको। ठीक है, देखो अब हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पहला क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दिया है इसका जो फंक्शन दिया है, फंक्शन जो लाई करता है n टू n। समझ लो एक बार, सब कुछ आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो घर है और दूसरा घर है, ठीक है, ये भी नेचुरल नंबर होना चाहिए और ये भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। इतना तो आप लोग सोच ही सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे, चेक करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक इक्की के लिए। क्या लिखेंगे? एक इक्की के लिए। बहुत अच्छी बात है गुरुजी, बहुत अच्छी बात। तो यहाँ लिखेंगे एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। कोई माई का लाल काट नहीं सकता। ठीक है। अब इसको दर पे देखो, पहले गुरुजी मान लो जैसे हम एक्स, एफ एक्स का मान है मान लो 2x प्लस 1। मैं आपसे कह दूं कि f2 का मान कितना होगा, मतलब कि x के दर पे क्या रख दिया मैंने? x के दर पे 2 रख दिया। तो जहां x है वहां 2 रख दो। तो यहाँ भैया 2 रख दिए, तो हो गया 2 दूनी 4 1 5। सिंपल सी चीज़ है। अब वैसे है x के दर पे x1 रखो, फिर x के दर पे x2 रखो, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x2 स्क्वायर। ठीक है। अब रूट रूट दोनों ओर है, तो जब हम हटाएंगे तो x1 बराबर होता है प्लस माइनस x2। ठीक है। लेकिन ये कह रहा है नेचुरल नंबर ले लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, सर जी x1 का मान तो 2 आ गए, एक प्लस x2 आ गया, एक माइनस x2 आ गया। बच्चे गलत कर दिए, ध्यान नहीं दिए कि गुरुजी नेचुरल नंबर कह रहा है, एक कंडीशन देता है नेचुरल से नेचुरल होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें माइनस नहीं लेना है, नेचुरल नंबर माइनस नहीं आता है। तो हमारा जो आंसर हुआ, क्या x1 बराबर x2 आता है? बिल्कुल आता है। तो क्या यह एक इक्की है? जी सर बिल्कुल एक इक्की है। लेकिन अगर यही रियल नंबर होता तो ये एक इक्की नहीं होता मेरे लाल, इसको हो जाता बहु एक इक्की। समझ गए? बहुत अच्छी बात है। ये हो जाएगा x2। समझ गए ना? बहुत अच्छी। तो ये क्या है? एक इक्की है ना, एक इक्की है। बहुत अच्छी बात। अब हम दूसरी चीज़ चेक करते हैं आच्छादक के लिए। दो ये चीज़ चेक किया जाता है, एक आच्छादक। ठीक है। देखो आच्छादक के लिए सबसे पहला क्या करेंगे, इसको मानेंगे, माना y बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो अब बताओ x बराबर क्या होगा? हमेशा x बराबर लाना है। x बराबर हो जाएगा y के पावर 1/2। ठीक है। अब आपको सोचना है, अब आपको क्या करना है? सोचना है। देखो कैसे सोचना है। सबसे पहले गुरुजी ये हमेशा x का मान होता है, ये y का मान होता है। ठीक है। तो आच्छादक कब होता है? जब y का प्रत्येक अवयव b से मिले जुले। ठीक है। मतलब इसका अवयव इसके अवयव से दोनों आपस में पूरी बातें खाए, तो उसे क्या बोलेंगे? आच्छादक। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो आच्छादक नहीं है। चेक करते हैं। देखो अगर y का मान मान लो हम 1 रखें, तो x y का मान 1 रहेंगे तो 1 पर कुछ भी हो तो 1 क्या आता है? तो 1। सर जी ये तो कंडीशन अप्लाई हो गया। लेकिन अगर बाबू मैं 2 के पावर 1/2 बढ़ूँ तो ये रूट तो है ना, 1/2 मतलब रूट होता है। तो क्या रूट 2 नेचुरल नंबर है क्या? सर जी y बराबर 2 तो रख लिए, लेकिन क्या x में जितने भी मान होंगे
√2 का मान कितना होता है, 1 वो मान आएगा। लेकिन आप ये देखो, ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी घर नेचुरल नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर ये भी होना चाहिए और नेचुरल नंबर ये भी होना चाहिए। लेकिन गुरुजी ये √2 आ गया तो √2 नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसी कारण यह आच्छादक नहीं होता है। आप लोग लिखेंगे कैसे, देखो इसको बनाने की दिक्कत नहीं है, आप लोग इसे समझा सकते हैं एग्जामिनर को। आप ऐसे कर दें कि y बराबर 2 के लिए यह सत्य नहीं है, यह सत्य नहीं है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं y बराबर 2 के लिए यह जो है रियल नंबर में बदल जाता है, यह आच्छादक नहीं है, यह आच्छादक अतः यह आच्छादक नहीं। सिंपल सी चीज़, एक दुइये लाइन में हम सिद्ध करेंगे, यह आच्छादक नहीं है। बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल यही एक प्रोसीजर अपनाएंगे हर क्वेश्चन के लिए, ठीक है, देख सकते हैं, बहुत अच्छी बात। दूसरा क्वेश्चन है, गुरुजी अगर हम फंक्शन लिए हैं f(x = x²), अगर हमारा फंक्शन जो है, वो R होगा तब क्या होगा गुरुजी? तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले एक कैकी के लिए, किसके लिए? एक कैकी के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, f(x1) = f(x2), आप लोग तो एक्सपर्ट हो गए होंगे, इसको लिखेंगे x², इसको लिखेंगे x2²। और जब x1, ध्यान से सुनो, जितना पावर रहता है उतना आंसर मिलता है। अगर x² रहता तो 2 ही आंसर मिलेगा, x³ रहता तो 3 आंसर मिलेगा, x के पावर 5 रहेगा तो 5 आंसर मिलेगा। लड़के भाई इसे कर देते हैं, सर जी x² इधर है, x² इधर है, कट गया तो x बराबर x1 आ गया आंसर, जो कि गलत है। 2 आंसर हमेशा आता है, जितना पावर होता है उतना आंसर आता है, ठीक है। यहाँ देखो x1 = हो जाएगा +- x2। अब ध्यान से सुनो, हमारा जो घर है R2R, तो x1 का सजी 2 मान आ गया, एक +x2 एक -x2। अब हमको समझना है, ऐसे ऊपर जाना, उससे पूछो है रियल नंबर हो ना? हाँ रियल नंबर है। तो क्या +x2 रियल नंबर होता है? जी बिल्कुल होते हैं। क्या माइनस होता है? बिल्कुल होते हैं। तो x1 का 2 अलग अलग मान आ गया, इसी कारण ये क्या हो गया, बहु एकैकी हो गए। ये क्या हो गए, बहु एकैकी हो गए। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। दूसरा आप चेक करेंगे क्या, आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए चेक करो, तो मानो मत लिखना, माना y बराबर x², तो x बराबर क्या होगा भैया, x बराबर होगा y, √y हो जाएगा, मतलब 1/2 √y हो जाएगा, ठीक है। अब आप समझो, सर जी 2 घर था, पहला घर भी R है, दूसरा घर भी R है। वो आच्छादक के लिए क्या कंडीशन है कि इसका प्रत्येक अवयव इसका प्रतिबिंब हो, मतलब कुल पूरी खाएं आपस में बांट के। तो y बराबर अगर 1 रख दें, ध्यान से सुनो, रियल नंबर है तो हम 1.2 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं गुरुजी। तो अगर हम r बराबर -1 रख दें, वैसे आप दिमाग लगाओ, कोई कॉमन सेंस लगाओ, अगर r का मान गुरुजी -1 रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हो, कुछ भी रख दो, दुनिया का कोई वैल्यू रख दो, लेकिन वो रियल नंबर हो। तो -1 रख दिया, क्यों रखा? क्योंकि सर जी रियल नंबर है, और रियल से क्या हमको रियल नंबर मिल पाएगा? अगर y का मान मैंने -1 रख दिया, y का मान -1 रख दिया बाबू, तो ये हो गया काल्पनिक संख्या, और काल्पनिक संख्या कभी भी रियल नंबर में नहीं आएगा, मतलब -1 के लिए इसका कोई भी मान नहीं मिलेगा, कोई भी प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। तो आप ऐसे इसको समझा सकते हैं एग्जामिनर को कि एग्जामिनर भैया आप ऐसा करना, तो y बराबर -1 के लिए यह काल्पनिक संख्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या हो जाएगा, जिससे कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, या R में एग्जिट नहीं करेगा। अतः यह क्या है, अतः यह आच्छादक नहीं है। आई होप कि भी पूरा समझ गया था, यह आच्छादक नहीं है। बहुत अच्छी बात है गुरुजी। अभी तो धुलंधर क्वेश्चन लेकर आएंगे, डोंट वरी, ध्यान से देखो। याद रखना क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। मान लीजिए फंक्शन है हमारा कि x², ठीक है। अब की जो हमारा फंक्शन है वो z to z है। क्वेश्चन यही है जी सर? क्वेश्चन तो वही है, हाँ गुरुजी क्वेश्चन तो वही। देखो गुरुजी जड़ से जड़ कहा, मतलब ये हमको प्लस माइनस नहीं दिया। जड़ मतलब क्या होता है, इंटीजर वैल्यू। गुरुजी माइनस से लेकर 0 से लेकर प्लस तक ये होते हैं इंटीजर वैल्यू। अब देखो एकैकी के लिए, अब तो आप एक्सपर्ट हो गएंगे यार, एकैकी तो निकाल लेंगे ना, हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। x² = x2², तो हो जाएगा x1 = ±x2। गुरुजी क्या x1 जो है
वो प्लस x2 माइनस x2, क्या गुरुजी x1 जो है इसके दो मान है, एक प्लस x2 एक माइनस x2। अब हम सबसे पहले एक कंडीशन देखेंगे, अगर नेचुरल नंबर होता तो ये ख़त्म हो जाता, तो यह एक ही हो जाता। गुरुजी जड़ जड़ है, मतलब इसमें प्लस भी आते हैं माइनस भी आते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इसके दोनों मान लिया जाएगा, अतः यह क्या है, बहुएकी है। क्या ये बहुएकी है, या फिर ऐसे लिख देना यह एकी नहीं है। आच्छादक के लिए आ जाओ, लिख लेना, माना y बराबर क्या है एक्स स्क्वायर, तो x बराबर क्या हो जाएगा रूट वाई। अब फिर वही कहानी लगाओ, सर जी द्विघर होता है, ये भी जड़ है ये भी जड़ है। y बराबर 1 लिखो, यह हमेशा y का मान होता है, ये हमेशा x का मान होता है। y बराबर 1 रखें तो x का मान 1 मिलेगा, लेकिन गुरुजी गलती से अगर y का मान हम -1 रख दें, क्या y का मान -1 रख सकते हैं? यस सर रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि -1 भी इंटीजर नंबर है, ठीक है। तो जब हम यहाँ -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा भैया काल्पनिक संख्या है, जो कि इसमें मिल पाना असंभव है। इसीलिए आप उसको समझा सकते हैं कि सर जी y बराबर -1 लेने पर यह काल्पनिक संख्याएं हो जाएंगी, यह क्या हो जाएंगी, काल्पनिक संख्या हो जाएंगी, जिसका प्रतिबिंब बन पाना असंभव है। अतः यह आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है, या पूरी नहीं खा पाएगा। तो जो पूरी नहीं खा पाएगा तो यह आच्छादक नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। बहुत अच्छी बात है गुरुजी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है अगला कि सर जी दो फंक्शन है f इक्वल टू, एक फर्जी क्वेश्चन दे दे। देखो ये इसे आपका IQ लेवल चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया है 1 2 3, तीन फंक्शन है, समुच्चय है, और समुच्चय b का मान जो है वो दिया है 4 5 और 7। ठीक है गुरुजी, तो दिया है हमारा जो फंक्शन है वो 1,4 2,5 3,6 कह रहा है इसे सिद्ध करो कि क्या यह एकी है या आच्छादक है। तो सबसे पहले देखो इसका मतलब ये होता है कि देखो ये जो पहले लिखे हैं ये सब परांत है, और जो बदिये में लिखे हैं वो क्या है, सह-परांत है। लेकिन इसका इसके बना, इसका इससे बना, तो वो क्या हो जाएंगे, परिसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, पहला वैल्यू, दूसरे में 4 है, 5 है और 6, पहला का पहला। मतलब हर एक का एक आंसर मिल रहा है। मतलब F1 का मान कितना है 4, F2 का मान कितना है 5 और F3 का मान कितना है सर जी 6। 1 का 4, 2 का 5, 3 का 6, हर एक का प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन अलग अलग बन रहा है गुरुजी। तो एक एक बन रहा है, अतः यह क्या है, एकी है गुरुजी, एकी है। ठीक है, अगर यहाँ मैं 1 कर देता तो देखो 1 के 2 वैल्यू हो जाते, एक F1 का मान 4 आता और एक F1 का मान 5 आता, तो यह एकी नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या हो जाता, बहुएकी हो जाता। आई होप कि ये पूरा समझ में आया। ठीक है, अब एक लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, सर जी वो कैसे क्वेश्चन लगाएंगे, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू 3 - 4x, हमारा जो फंक्शन है वो R डिफाइंड है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर जी, एकी के लिए आपको क्वेश्चन दिया है कि एकी तथा आच्छादक चेक करो। ठीक है, तो एकी के लिए चेक करो भैया, एकी के लिए। तो एकी के लिए हम क्या करेंगे, f(x1) इक्वल टू f(x2) सर जी 3 - 4x1, क्योंकि x के दर पर हम x1 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 3 - 4x2, 3 कट गया, माइनस कट गया, 4 कट गया, अर्थात x1 इक्वल टू हमारा x2 आ गया। तो केवल एक आंसर आया, जो कि यह क्या है, एकी है। ठीक है, यहाँ तो सर जी स्क्वायर का झमेले नहीं, एक का एक आंसर आया तो चाहे कुछ भी हो, तो यह एकी है। ठीक है, आच्छादक पे आते हैं। आच्छादक तो y माना फंक्शन क्या है, f(x) इक्वल टू क्या है 3 - 4x, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 - 4x। हमें हमेशा x का मान निकालना होता है। ठीक है, तो इसको इधर लाएंगे, तो इसको इधर लाएगा तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और उसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 - y। गुरुजी तो x बराबर क्या होगा 3 - y/4। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब आपको चेक करना रहता है बस। ये भी देखो, ये पहला घर किसका है, R का, दूसरा घर किसका है, R का। गुरुजी y का मान अगर हम कुछ भी रखें तो रूट में तो माइनस, काल्पनिक संख्या तो नहीं आएगी। सर जी अगर y बराबर 1 लें
तो हो जाएगा 2/4, ठीक है, जो कि रियल नंबर मिलेगा, रियल से रियल में मिलेगा ही। सर जी y बराबर अगर हम 2 लें, y बराबर अगर हम 2 लें तो 3 में से 2 गया 1/4। सर जी ये भी रियल नंबर है, तो कहने का मतलब ये हुआ रियल से रियल हर एक प्रतिबिंब बनेगा, रियल से रियल बनेगा, अतः यह क्या है, अतः यह क्या है, आच्छादक है। आप लोग कैसे लिखेंगे, y के प्रत्येक मान के लिए x का एक प्रतिबिंब बनेगा, अतः यह क्या है, आच्छादक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है गुरुजी, बहुत अच्छी बात है। सर जी अंताक्षेपी क्या होता है वो भी समझा दीजिए। जस्ट अभी क्वेश्चन आया था, अभी देखो x बराबर क्या आता है, x बराबर आया था 3 - y/4। देखो रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, रियल नंबर से जी सब लिखा होता है जो सहपरांत होता है, -1.2, 1.3, 1.4, 1, 0, 4, 6, 1, 2। लेकिन इस इक्वेशन से केवल अगर y का मान 1 रखेंगे तो केवल जैसे मान लो y का मान 1 रखेंगे तो y का मान 1 रखो, मान लो 1 रखा तो मान हमको कितना मिलेगा सर जी, 2/4, मतलब 0.5, मतलब 1 के लिए हमेशा 0.5 मिलेगा। अच्छा अगर y का मान हम कुछ भी रख दें, y का मान लो 0 रख दें, कुछ भी मिले तो क्या 1 आएगा, नहीं। मतलब कुछ ऐसे वैल्यू हैं जो कि प्रतिबिंब नहीं बनाते हैं, जो रियल नंबर तो सबको लेंगे ना भाई, सहपरांत में रियल नंबर है तो रियल नंबर बहुत कुछ होता है गुरुजी, लेकिन बहुत सारी चीज़ हर एक एलिमेंट से पूरी बंटवारा नहीं हो पाएगा, उसे कहते हैं अंताक्षेपी। बाकी आच्छादक तो आप जानते ही हैं, एक का एक पूरी मतलब y का मान जो लेंगे रियल नंबर तो ये भी रियल नंबर मिलना चाहिए, तो वो क्या होता है, आच्छादक होता है। आई होप कि ये पूरा क्लियर हुआ, ठीक है गुरुजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुजी फंक्शन f(x) दिया है, क्वेश्चन कहाँ गया, 1 + x²। हमारा जो फंक्शन है वो r से r है। एक के लिए चेक करो, एक के लिए आप लोग चेक करेंगे। 1 + x1² = 1 + x2²। गुरुजी कट गया, x1² हो जाएगा x2², तो x1 का मान हो गया ± x2। अब देखेंगे सबसे पहले यहाँ देखेंगे रियल से रियल, मतलब हमारा जो x1 का मान है गुरुजी एक +x2 आया, एक -x2 आया, ठीक है। लेकिन बाबू क्या दोनों लिया जाएगा, जी बिल्कुल लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा, पहले जा किससे पूछो है ले लें तो कहेगा हाँ यार हम तो रियल नंबर है ले ले, तो दोनों आ जाएंगे। तो जो दोनों आएंगे तो क्या यह एक ही होगा, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, बहु एक ही, ठीक है। अब बात आच्छादक पे आते हैं, तो आच्छादक आप लोग मानेंगे y बराबर 1 + x²। अब x का मान निकालेंगे तो x² बराबर होगा, इसको इधर भेज देंगे तो y - 1। अब x बराबर क्या होगा, √y - 1, ठीक है। अब आप ऐसे घोरा बना लो और चेक कर लो, ये रियल है ये भी रियल है। देखो y का मान आप ऐसे कॉमन सेंस लगाओ, पहले इसको माइनस बनाने की कोशिश करो। अगर y का मान -1 रख दें तो -1 हो जाता है -2, तो ये रियल नंबर काल्पनिक नंबर हो गया, जो कि इसमें आना असंभव है। तो आप ऐसे समझा दो इसको, अब आप तो समझ ही गए होगा, लिख दो y बराबर माइनस के लिए, माइनस सभी मान के लिए, -1 के लिए यह काल्पनिक संख्या हो जाएगी। यह क्या हो जाएगी, काल्पनिक संख्या हो जाएगी, जिसके कारण यह प्रतिबिंब नहीं बन सकता, अतः यह क्या है, अतः यह आच्छादक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं, जो हम आपको फंक्शन पढ़ाए हैं कि सर ये फंक्शन का गुणा भाग जोड़ घटाना, वो हम क्यों बताएं, इसलिए बताएं ताकि मैं आपको फॉग भैया फंक्शन ऑफ gx, फॉग जी ऑफ फंक्शन f या FOF या GOF या GOG निकाल सकते हैं। सर जी अगर 3 आ जाए तो जैसे ऐसे आ जाए तो क्या करेंगे, सब कुछ करेंगे, इसलिए मैं लाया ही हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन दिया है f(x) का मान दिया है, कुछ छूटेगा नहीं, f(x) का मान दिया है sin x और gx का मान दिया है x²। तो पूछा है f फंक्शन ऑफ gx क्या होगा, FOG फॉग क्या होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ दे आना, जब हम यहाँ x लिखा ही जाता है, ना लिखे तो आप लिख देना, लिखा हुआ तो बोनस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है पीछे से चला जाता है, इसमें कहाँ चला जाता है, पीछे से। तो ये क्या होगा, FO इसका हो जाएगा gx। इसका मतलब ये होता है कि f में, अब इसको कैसे लिखेंगे,
इसका मतलब ये होता है कि सर जी ऐसे होता है कि f में ये अंदर आ गया, देखो ये अंदर अंदर आ रहा है, इसका गुणा हुआ इसके अंदर आ गया, इसका अंदर इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो f में gx आ गया। अब पहले fx का फंक्शन जोड़ो, तो fx का जो फंक्शन है वो होता है sin x। अब मैं यही पूछ लूँ कि f2 का मान कितना होगा, x बराबर 2 रख दो, तो सिंपल चीज़ है, तो ये हो जाएगा f2। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है गुरुजी। अब वैसे बाबू आपको पूछा है एफ जी एक्स, तो क्या नहीं निकाल पाएंगे? देखो x के स्थान पे कितना रखना है गुरुजी, जी एक्स रखना है, तो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा जी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जी एक्स का मान दिया है आपको, कितना है एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है गुरुजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन। आपको फंक्शन दिया एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 और जी एक्स का जो मान दिया हुआ है वो दिया है x² + 7। तो कह रहा है x का मान कितना होगा, फिर एफ ओ जी इंटू एक्स इक्वल टू अगर 25 हो तो x का मान कितना होगा। ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे सर जी, इसका मतलब होता है f में जी एक्स, समझ गए होंगे। एफ एक्स का मान इतना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x के दर पे जो f वाला फंक्शन है, x के दर पे जी एक्स रख दो, तो मैंने रख दिया x के दर पे क्या रख दिया, जी एक्स, जी एफ मत बोल देना, और +3 हो गया 2। तो कोई जी एक्स की वैल्यू रखेंगे सर जी x² + 7 और +3, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x² + 7 10 इक्वल टू क्या दिया है 25 गुरुजी। बहुत अच्छी बात, ये हो जाएगा 2x² + 10 दूनी 20 इक्वल टू हो जाएगा 25। इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2x² + 20 - 25 इक्वल टू 0। अब आप सीधे धाराचार्य लगाओ चाहे गुणनखंड विधि लगाओ, आप तो निकाल सकते हैं ना। देखो 25 दूनी 50, गुणा करने पे 50 आए और घटाने पे 20 आए, अरे बाप रे, अब क्या करें। तो गुणा करने पे कितना है, गुणा करने पे 50 है और घटाने पे कितना है 20 है, तो 10 बचे 50, घटाने पे 25 है ना। तो दो कुछ गलती तो नहीं हुआ है, एक सेकंड रुक जाओ। देखो यहाँ पे 7 3 10 हो गया, 7 3 10 हो गया, तो 10 का गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, अब 100 गुणनखंड हम लोग कर लेंगे, ठीक है। 50 दूनी 50, गुणा करने पे 50 है गुरुजी और घटाने पे 20 है। नहीं आता तो आप फिर धाराचार लगा दो, ठीक है। ठीक है गुरुजी, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गुरुजी एफ एक्स का मान दिया है x + 1 और जी एक्स का मान दिया है 2x - 3, तो कह रहा f/g इंटू 3 का मान क्या होगा। ये x ही है, इसका मतलब ये है कि f इसके अंदर भी चला गया और g भी इसके अंदर चला गया गुरुजी। अब देखो f3 का मान क्या होगा, मतलब x के दर पे 3 रख दो तो 3 1 4 हो गया, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। g के दर पे 3 रख दो तो 3 दूना 6 में से 3 गया 3, ये हो गया मेरा डायरेक्ट आंसर हो गया। बहुत अच्छी बात है गुरुजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन। गुरुजी एफ एक्स इक्वल टू होता है x² और जी एक्स का मान दिया है गुरुजी tan x, क्या है tan x, फिर एच एक्स का मान दिया है log x, तो पूछा है HO fog π/4, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, log 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। अब ध्यान से सुनो, और tan 45 का मान कितना होता है 1। सबसे पहले हम fog निकालेंगे, या g में पहले इसके अंदर घुस जाएगा तो ये हो जाएगा g में π/4। पहले g कोई फंक्शन दिया है क्या, जी सर दिया है, तो g में π/4 रखो, मतलब x के स्थान पर π/4 रखोगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा tan π/4। tan 45 का मान कितना होता है 1। अब हम fog निकालेंगे तो सर जी π/4, इसका मतलब ये हुआ कि सर जी फंक्शन जो है ना वो इसके अंदर घुस गया g के ऊपर π/4, और सर जी g का मान π/4 का मान कितना है 1। अब ये हो जाएगा फंक्शन 1, क्योंकि इसका पूरा मान आप निकाल लिए 1 आया। अब एफ एक्स की वैल्यू दिया है x², तो 1 रख देंगे तो 1² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1² का मान 1 हो गया, ठीक है। अब इस पूरे का मान जो हमने निकाल लिया 1 आ गया, अब पूरे के अंदर आ जाएगा तो ये हो जाएगा इसके अंदर FOG π/4, ये पूरा मान, मतलब ये पूरा अंदर g के अंदर चला गया। तो h का मान फंक्शन देखो,
एक्स के दर पे हमें लिखना है फॉग π/4। तो इसका जो मान होता है log x है, एक्स के दर पे हमको क्या लिखना है गुरुजी फॉग इंटू π/4। इसका मान पूरा है कितना गुरुजी 1 है, तो ये हो जाएगा log 1 और log 1 का मान कितना होता है 0। आई होप ये पूरा आपको समझ आया होगा। मेरा जहाँ तक जाता हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया, बढ़िया से बढ़िया अंदाज में हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।